Hello, dear students. Footprints without fit collection, a question of trust. इस ट्यूटोरियल में हम इस पूरे लेसन को स्टडी करेंगे। वैसे जो टाइटल है ना, ये बहुत ही रेलिवेंट है, लगभग हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ है। जहाँ भी हम चीटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं या हम बिट्रेयल वर्ड का यूज़ करते हैं, धोखा, चीटिंग, वहाँ ये अपने आप आ जाता है। यानी आपने जिस पर विश्वास किया था उस विश्वास पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो विश्वास करें कि ना करें, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब कैसे विश्वास करें, विश्वास करें कि ना करें। और ये सामना मैंने भी किया है, आपने किया होगा। आप चाहे कितनी भी छोटी क्लास में हो, लेकिन आप ऐसे फ्रेंड्स ढूंढते रहते हो जिस पर आप फुल ट्रस्ट कर सको। बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिलते भी हैं तो आगे चल के पता चलता है यार बहुत ट्रस्ट किया था लेकिन धोखा मिल गया, चीट कर दिया। लेकिन नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन डाउट का भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में। अब जैसे हमारे कलीग हैं, हम टीचर्स हैं, तो ये होता है कि टीचर्स टीचर का साथ ज़रूर देगा। टीचर्स टीचर्स के बीच में कुछ तो ऑनर होगा, कुछ तो रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए। आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कम से कम आपकी क्लास में, आपके सेक्शन में तो ये होगा कि भाई सारे के सारे बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बिट्रे नहीं करेंगे। और अगर हम सेम प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर डॉक्टर, ऑफिसर ऑफिसर, एक पुलिस है तो दूसरे पुलिस का, एक मिनिस्टर तो दूसरे मिनिस्टर का, कम से कम आपस में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? हमारी सेल्फिश भावनाएं बीच में आ जाती हैं, एंड देन वी सी दीज वर्ड्स हु हॉन्ट दिस क्वेश्चन, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो छोटी सी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं करने वाली है आपको, लेकिन इसका जो एंड है ना वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। अगर जो पहली बार स्टोरी पढ़ रहे होंगे दे विल एंजॉय इट। लिखा है इसको विक्टर कैनिंग ने, जो कि एक ब्रिटिश राइटर थे, और उन्होंने खूब लिखा, प्रोलिफिक राइटर। और जनरली वो अपनी थ्रिलर के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, और उनकी कई नॉवेल्स पे फिल्म्स भी बनी हैं, और उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट किस प्रकार से फिट बैठता है इस स्टोरी पर। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। मतलब यहाँ पर एक कहावत दी गई है कि सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, चोर को पकड़ने के लिए किसी चोर को ही आप एम्प्लॉय करिए, क्योंकि चोर चोर को अच्छी तरह से जानता है, उनकी टैक्टिक्स को जानता है। सीधा वही है कि लोहा लोहा को काटता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेट दैट, लेकिन ये भी कहा जाता है दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। हालांकि ये तो मैंने नहीं सुना है दूसरा वाला, पर ये तो सुना हुआ है। तो दूसरे वाले का मतलब ये है कि चोर, एक चोर दूसरे चोर का सम्मान भी करता है, या हम ये कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। वही कलीग वाली बात आ गई कि मैं भी चोर तुम भी चोर, तो एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को पकड़ना नहीं है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, ये स्टोरी में कौन सी सेइंग ज़्यादा फिट बैठती है, ये वाली या ये वाली? वो तो स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चोर चोर मौसेरी भाई होते हैं, या वास्तव में एक चोर दूसरे चोर को पकड़वा भी सकता है। लेट अस लीव दिस अ सस्पेंस, रीड एंड फाइंड आउट। तो ये मुझे याद रहा तो मैं लौटूंगा इस पर, क्योंकि इसे हम आगे पढ़ने के बाद ही इसका आंसर दे सकते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी, देखिए पहला करेक्टर आया आपके लिए, हॉरेस डेनबी। ही वॉज गुड ऑनेस्ट सिटीजन, अच्छा आदमी था, ईमानदार आदमी था। सिटीजन का मतलब किसी देश का नागरिक भी था। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड, उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। ओल्ड एंड अनमेरिड, 50 साल का था, शादी उसने नहीं की थी। एंड ही लिव्ड विद हाउस कीपर, और घर की देखभाल के लिए उसने किसी को रखा हुआ था, मतलब कि खाना वाना पकाने के लिए और घर की साफ़ सफाई के लिए, मतलब घर को मेंटेन रखने के लिए किसी को उसने रखा हुआ था। हु वरीड ओवर इज़ हेल्थ, और जिसको भी हाउस कीपर रखा हुआ था वो उसकी हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंतित भी रहता था या रहती थी। तो इसका मतलब हॉर्स डैनबी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी थी। इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब सच कहें तो ही वॉज यूजुअली वेरी वेल। यूजुअली वेरी वेल का मतलब होता है कि अक्सर वो ठीक ही रहा करते थे, मतलब उनकी हेल्थ बराबर अच्छी रहती थी जनरली, एंड हैप्पी, और खुश भी रहता था ये व्यक्ति हॉर्स डैनबी, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर। हाँ हाँ, कभी कभी अटैक्स आते थे। यहाँ पे अटैक हे फीवर का बताया जा रहा है। हे फीवर का मतलब अब भी समर में, दरअसल जब स्प्रिंग का सीज़न होता है ना, जैसे अगर हम अपने यहाँ देखें तो हमारे यहाँ मार्च से लेके और मई तक समर में, और उधर सितंबर से लेके आप कह सकते हो कि विंटर तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इस समय भी स्प्रिंग का सीज़न रहता है। तो फूल वगैरह खिलते हैं और पोलिनेशन वगैरह होता है, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पाउडरी पाउडर होता है येलो कलर का, महीन महीन, वो हवा में उड़ते हैं, नाक में चले जाते हैं, आँख में चले जाते हैं,
प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मतलब जिनको उनसे एलर्जी है उनको तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। या आप कह सकते हो कि जो डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ते रहते हैं उनकी वजह से जिनको जो एलर्जिक फील करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। उसी को हे फीवर कहा गया है। और इस हे फीवर की वजह से आपको छींक आ सकती है, नाक बह सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, आप परेशान हो सकते हैं। रनिंग नोज, इची आइज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, या आप जो महीन बाल होते हैं जानवरों के उनकी वजह से भी, तो ये हे फीवर जिनको हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। ही मेड लॉक्स एंड, अच्छा उनका काम क्या था, मतलब मिस्टर हॉर्स डेनबी का, कि वो ताले बनाया करते थे। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा था उनका। टू हैव टू हेल्पर्स, अच्छा उन्होंने अपने इस बिजनेस में जिसमें ताले बनाने का काम था 2 हेल्पर भी रखे हुए थे, मतलब 2 आदमी काम पर रखे हुए थे। यस, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। देखिए ये बात दोबारा रिपीट हो रही है, यहाँ भी गुड कहा गया है और यहाँ अगेन हॉरेस वास्तव में, हाँ बिल्कुल एक अच्छा आदमी था और रिस्पेक्टेबल भी था। रिस्पेक्टेबल का मतलब यह है कि समाज में जहाँ वो रहता था लोग रिस्पेक्ट देते थे, उनका खुद का सम्मान था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। यहाँ पर 2 शब्द यूज किए गए हैं, गुड एंड ऑनेस्ट। तो गुड को तो यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया गया कि हाँ बिल्कुल वो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन ऑनेस्ट वाली बात को काट दिया गया। नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, पूरी तरह ईमानदार नहीं था। वैसे देखा जाए ना तो इस दुनिया में परफेक्टली ऑनेस्ट मिलना मुश्किल है। हाँ होंगे ज़रूर, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिस्पेक्टेबल है, अच्छा आदमी है, हेल्पर्स भी रखे हुए हैं, ईमानदारी से बिजनेस करता है, कमाई करता है, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। तो देखते हैं कि क्या लिखा गया। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, ओ यानी सज़ा भी काट चुके हैं जनाब। और ये जो सेंटेंस है कब काटा था उन्होंने, 15 साल पहले। अभी 50 साल के हैं तो इसका मतलब उनकी उम्र तब रही होगी 35 साल, तब पहली बार सज़ा हुई थी। इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, अच्छा वो भी ऐसे जेल में सज़ा मिली थी जिसमें एक लाइब्रेरी भी थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसे एक तो महंगी महंगी किताबें पसंद थीं, और रेयर मतलब जो बहुत जल्दी अवेलेबल ना हो, रेयर हो मतलब कॉमनली नहीं है कोई चीज़ अवेलेबल तो रेयर हो जाएगी, जिन्हें ढूंढना पड़ता हो तब वो मिलती हो। सो ही रॉब्ड अ सेफ, यानी ये व्यक्ति जो है किताबों का शौकीन था, वो भी ऐसी वैसी किताबों का नहीं, रेयर और महंगी किताबों का। अब उसमें पैसा लगता है। सो ही रॉब्ड अ सेफ, तो उन्होंने एक तिजोरी लूटी। रॉब्ड अ सेफ का मतलब एक तिजोरी लूटी। अच्छा हर साल एक काम करता था, मतलब हर साल एक तिजोरी लूट लेता था और उससे जो पैसा मिलता था उससे अपना ये शौक़ पूरा करते थे जनाब हॉरेस डेनबी। मतलब ताले वाले बिजनेस से उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता था कि महंगी महंगी किताबें खरीद सकें। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, यानी हर साल, जैसे कहते हैं ना कि त्यौहार आता है साल में एक बार, वो अगले साल फिर रिपीट होता है, तो इस प्रकार से चोरी साल में एक बार करते थे तो बाकायदा पूरी प्लानिंग होती थी। यहाँ लिखा है ना ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, तो प्रॉपरली प्लानिंग होती थी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट, और इतना तो वो चुरा ही लेता था, लिखा है ना स्टोल इनफ टू लास्ट, लास्ट को मतलब टिकना, फॉर 12 मंथ, की अगले 12 महीने तक वो चीज़ जो उसने कमाई की है वो 12 महीने तक टिक सके। टिक सके का मतलब वो जो स्टोलन मनी है ना, उससे वो अगले 12 महीने तक किताबें खरीद सकें। कौन सी, वही जो एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। चोरी वो अपना जीवन चलाने के लिए नहीं करता था, ये शौक पूरा करने के लिए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और उसके बाद फिर वो बुक्स को खरीदते थे। ही लव थ्रू एन एजेंट, और उसके बाद वो चुपचाप, मतलब वो भी जो बुक खरीदता था वो सीक्रेटली खरीदता था जिससे किसी को पता ना चले। ऐसे सीक्रेटली सबका क्या मतलब यहाँ पे है, मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि जो उसका बिजनेस था उससे जो अर्निंग होती थी लोगों को पता रहा होगा। अब वो इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदेगा तो लोगों को शक होगा कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तो हो सकता है इसलिए चुपचाप किसी को शक ना हो और एजेंट के थ्रू वो खरीदता था। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हॉरेस डेनबी वॉज ए गुड पर्सन, रिस्पेक्टेबल पर्सन, बट पीपल डिड नॉट नो अबाउट हिज दिस स्टीलिंग हैबिट एवरी ईयर, वंस इन अ ईयर। और वास्तव में वो बाई नेचर एक ऑनेस्ट आदमी था, लेकिन शौक के मारे चोरी करता था। ना वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनसाइन, तो देखिए भाई जुलाई का महीना है, सनसाइन है, यानी कि धूप अच्छी खासी निकली है, जुलाई में होता है ना। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी, अब की बार उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की जो लूट होगी, जो डाका डालेगा कहने का मतलब जो चोरी करेगा, वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। यानी कि ये कह रहा है कि
अब की मतलब इस साल ये जुलाई में चोरी करने जा रहा है। तो ऑल द अदर्स का मतलब ये है कि पिछले सालों मतलब पिछले कई सालों से जो वो सक्सेसफुली ऐसा करता चला आ रहा है, क्योंकि देखिए 15 साल पहले उसने अपना फर्स्ट सेंटेंस सर्व किया था और यहाँ लिखा गया जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया ओनली सेंटेंस। तो वो अपने जीवन में 50 साल में सिर्फ एक बार ही जेल गया है। तो पिछले 15 साल से लगातार वो चोरी कर रहा है पर एक बार भी पकड़ा नहीं गया, इसलिए कह रहा है कि पिछले 15 सालों की तरह ये साल भी सक्सेसफुल रहेगा, एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स ईयर्स। तो क्या इनको बेस्ट ऑफ लक कहा जाए भाई? आप सोचिए खुद। वैसे मेरी थोड़ी सहानुभूति भी है, लेकिन अगर ये बदमाशी ज़्यादा करता होगा चोरी करते वक्त तो फिर वो सहानुभूति चली जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव बुक्स के लिए शौक पूरा करता था, अपनी लग्जरी के लिए नहीं। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस। यहाँ स्टडिंग द हाउस का मतलब वो उस हाउस पे नज़र रख रहा था। स्टडिंग द हाउस एट सॉर्ट ऑफ अ ग्रेंज। तो सॉर्ट ऑफ अ ग्रेंज जगह का नाम हो गया, तो उसके ऊपर नज़र रख रहा था। क्योंकि तो अक्सर क्या ना, अगर आपको प्लानिंग करके चोरी करनी है तो आप पहले एक रेकी करोगे, जिसको कहा जाता है रेकी करना, यानी आसपास एक आप नज़र रखते हो घर कहाँ है, कैसे एंट्री है, कब लोग आते हैं जाते हैं, किस समय घर में आसपास कोई नज़र नहीं आता है। तो एक स्टडी कर रहा था वो, वहाँ पे रिसर्च कर रहा था कैसे चोरी की जाए। लुकिंग एट इट्स रूम्स, वो उनके कमरों पर नज़र रखता था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ कहाँ गई हुई है। अब देखिए भाई, हम लोगों को चोरी का पेशा तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि इनको स्टडी करना पड़ता हो चोरी करने के लिए। इट्स पाथ्स, कहाँ कहाँ से किस किस तरह से रास्ते उसमें बने हुए हैं। एंड इट्स गार्डन, जो घर का गार्डन भी उसकी निगाहों में था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, इसी दोपहर को, दोपहर के बाद 2 सर्वेंट्स, 2 नौकर, हु रिमेंड द ग्रैंज वाइल द फैमिली वाज इन लंदन। तो इसका मतलब जो फैमिली जो है वो बाहर लंदन में थी, तो उस दौरान उस घर में 2 नौकर रहते थे। हैड गॉन टू द मूवीज़, अब वो दोनों मस्ती करने गए थे, मूवीज़ देखने गए थे, एंटरटेनमेंट करने। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा भी। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल। वैसे यहाँ मैं थोड़ा सा वाक्य का कंस्ट्रक्शन आपको बता दूँ। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने जाते हुए देखा। आई सॉ हर लाफ, मैं वीप नहीं कराऊंगा, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैंने उसे हंसते हुए देखा। ही सॉ मी गो, उसने मुझे जाते हुए देखा। इस तरह का कंस्ट्रक्शन है ये। ही सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी, और बड़ा खुश हुआ। आप समझ गए होंगे क्यों खुश हुआ, आगे देखते हैं पता चलता है। इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर, ओ टिकल ऑफ हे फीवर, तो वही एलर्जिक रिएक्शन शुरू हुआ। और कहाँ शुरू हुआ? उसकी नाक। टिकल का मतलब ये होता है कुछ गुदगुदी सी मचना। अब मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ, अब उसको कितना एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश में। तो नाक में हल्की सी खुजली मचती, खुजली थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, आप उसको यहाँ वहाँ थोड़ा सा दबाते उबाते हो, उस टाइप का। और उसमें छींक भी आ सकती है, और किसी चोर को अगर इसकी बीमारी है ना तो पकड़ा भी जाएगा वो। ही खेम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, ओह गार्डन के पीछे छुपा हुआ था, उसके पीछे से बाहर निकला। गार्डन वॉल के, गार्डन की वॉल बनी होगी तो उसके पीछे था। हिज टूल्स, ओ उसके औजार थे ना। वैसे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, वो ताले पर काम करता था तो निश्चित है कि ताला तोड़ना उसके लिए बहुत आसान होगा। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, तो उसने अपने टूल्स को पैक किया हुआ था, एक बैग में रखा हुआ था, और बैग उसकी बैक पर था, पीठ पर था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the garage safe। तो उस घर में जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, उसमें लगभग 15,000 पाउंड्स थे। अगर इंडियन रुपी में हम देखें तो 1 पाउंड 80 रुपये या उससे प्लस में ही होगा कुछ। और अगर उस हिसाब से निकाला जाए 15,000 गुणा 80, तो ये 12 लाख रुपए बनेगा कम से कम। तो 12 लाख की ज्वेलरी वहाँ थी इन द गैरेज सेफ। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, अगर उसने एक एक करके भी इनको बेचा वन बाई वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5। उसका ध्यान किताबों पे ही था, कितनी किताब खरीद लेगा, क्योंकि जो उसका लॉक का बिजनेस था उससे तो उसका जीवन चल ही जाता था, ये तो शौक पूरा करने के लिए करता था। क्या लिखा है? 5,000। अब ये 5,000 वाली बात समझ में नहीं आई कि अगर 15,000 पाउंड तक के वहाँ पे ज्वेल थे तो ये माना जाए कि एक एक करके बेचने का मतलब एक ज्वेलरी को बेचेगा तो उसको 5,000 पाउंड मिलेंगे, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और अगले 1 साल तक वो खुशी खुशी अपना समय बिता सकता है, क्योंकि 5,000 किताबें तो हम कह नहीं सकते यहाँ पर, तो उसका अपना एक कैलकुलेशन है, आकलन है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। ओ ये मान सकते हैं कि जो किताबें हैं वो 3 किताबें कम से कम 5-5 हज़ार की अगर वो बिक रही होंगी पाउंड की, तो वो खरीद सकता था, क्योंकि एक्सपेंसिव बुक का शौकीन था ना। पर इतनी महंगी किताबें भी, एनीवे लेट अस लीव इट।
देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। तो ऑटम में 3 किताबें आने वाली थी। मतलब जो लेटेस्ट बुक्स को भी खरीदता था। और इंटरेस्टिंग बुक्स तो वही हैं भाई जैसा आपका इंटरेस्ट हो। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब उसके पास उतना पैसा होगा जिससे कि वो उन्हें खरीद सकेगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर। तो जो हाउसकीपर था वो किचन डोर पर की को टांग देता था ऑन अ हुक आउटसाइड। तो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर कोई हुक बना होगा वहाँ टांग देता था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिए। ऐसा इसलिए होता है ना कि जो उंगलियों के जो हमारे फिंगर्स के निशान ना पड़े। टुक द की और चाबी को ले लिया। एंड ओपन द डोर और दरवाज़ा खोला। अब ये है कि मान के चल रहे हैं कि जो किचन डोर पर जो चाबी रहती थी उसमें हो सकता है कि जो मकान था उसकी और तालों की भी चाबी उसमें हो। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल यानी कई सालों से चोरी कर रहा था, एक पक्का चोर था, मास्टर था चोरी का। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखता था, ऑलवेज केयरफुल, कि फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं पड़ने चाहिए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। ओ ये किचन डोर को खोलकर वो किचन में घुसा है। तो किचन में एक कुत्ता लेटा हुआ था, छोटा था। इट स्टर्ड। स्टर्ड मतलब होता है थोड़ा बहुत हिला डुला, वो उसकी बॉडी में मूवमेंट हुआ। मेड अ नॉइज, उसने आवाज़ भी की। एंड मूव्ड इट्स टेल, और बाद में अपनी पूँछ हिलाने लगा। पूँछ हिलाने का सीधा मतलब ये है कि अब आपने उसे अपने बस में कर लिया। फ्रेंडली वे, इसका मतलब वो उसको नुकसान पहुंचाने नहीं चाह रहा था। दरअसल चोर है ना, इन लोगों को आइडिया होगा। ऑल राइट शरी, उसने कहा सरी ऑल राइट। ओ उसका नाम भी जान गया था। समझ में आया क्यों जान गया था? कई दिनों से वो घर की स्टडी जो कर रहा था, तो समझ गया होगा कि जो यहाँ पे डॉग है उसका नाम क्या है, शरी। शरी ऑल राइट। और अगर आप डॉग को उसके नाम से पुकारोगे तो आपको दुश्मन नहीं समझेगा। हॉरेस सेड एज ही पास्ट। तो उसके बगल से गुजरते हुए हॉरेस ने कहा, और जैसे ही कहा तुरंत अपनी पूँछ हिलानी शुरू कर दी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि अगर आप कुत्तों को अपने बस में करना चाहते हैं तो उनके सही नाम से उन्हें बुला दीजिए। कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। और थोड़ा सा प्यार से बुलाइए, गुस्से से बुलाएंगे तो हो सकता है आपका ये मंत्र फॉर्मूला काम ना करे। वैसे भी कहीं आप फंस गए हो कुत्ते खेलें तो आप उनको थोड़ा सा पुचकारना शुरू कर दीजिए तो वो शांत हो जाते हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। सेफ यानी तिजोरी ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड रेदर पुअर पेंटिंग, मतलब एक पेंटिंग थी, पेंटिंग दिखने में अच्छी नहीं थी, उसके पीछे, पुअर पेंटिंग के पीछे वो सेफ थी। हालांकि अब एमसीक्यू भी आते हैं तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रखिए। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट। हॉरेस थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, मतलब ही थॉट फॉर अ मोमेंट ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। वेदर का मतलब वो ये काम करे कि नहीं करे, वहाँ पे हम वेदर का प्रयोग करते हैं कि उसे क्या पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए बुक्स की जगह इंस्टेड ऑफ बुक्स। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरती हैं कमरे में। और इन स्मॉल हाउस, वो अपने छोटे घर में रहता था। बुक्स ही ठीक है, बुक्स कम जगह पर हम उन्हें रख सकते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स। मतलब वहाँ पे फूल भी रखे हुए थे एक बर्तन में, मतलब जो फ्लावर का जो पॉट होगा ऑन द टेबल। बोल का मतलब कुछ इस टाइप का बना होगा, उसमें फ्लावर्स होंगे। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, कि इसी बीच उसकी नाक में गुदगुदी कुछ इरिटेशन सा फील होना शुरू हो गया। ही गेव लिटिल स्नीज, छोटा सा छींक आ गई उसको। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसके बाद उसने बैग नीचे रखा। मतलब इस वक्त घर में कोई नहीं है इसलिए वो अंदर गया है। और जो 2 लोग थे, नौकर थे, वो गए हुए थे मूवी देखने। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने अपने टूल्स को निकाल कर करीने से उन्हें ढंग से लगाया, जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको यूज़ करेगा। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। उसके पास 4 घंटे का वक्त था। नौकर लौट के आएंगे तो 4 घंटे का वक्त था, उसमें वो चोरी कर सकता था, सेफ को खोल सकता था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। अच्छा, सेफ जो थी उसे कोई ओपन करने में मुश्किल नहीं होने वाली थी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स। कितने अच्छे फ्रेजेस का यूज़ किया गया है। ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स, आखिरकार उसने अपना जीवन तालों के बीच में तो बिताया है। तालों से उसकी दोस्ती है, उन्हें तोड़ने में खोलने में कितना टाइम लगेगा। एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ और तालों के साथ साथ तिजोरियों के साथ भी उसने अपना पूरा जीवन बिताया है। क्या समझे आप? चोरियां करता रहा है, सेफ्स खोलता रहा है, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। यानी कितनी सेफ्स वो खोल चुका था। द बगलर अलार्म। देखिए, बगलर अलार्म का मतलब ये होता है कि कोई अगर आपके घर में
आपकी दीवार वगैरह में छेद करके, तोड़ करके, सेंध मार कर अगर कोई चोरी करता है तो उसे बगलर कहा जाता है। तो अपने आप अलार्म घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तो दरवाजे से आया था। वाज पोअरली बिल्ट। अच्छा, ये अलार्म भी जो है ना वो ठीक से बना नहीं हुआ था। अच्छा, ये बगलर अलार्म वो तिजोरी में लगा होगा कि कोई तिजोरी को अगर गलत ढंग से खोलने की कोशिश करेगा तो वो बजने लगेगा। लेकिन वहाँ कोई था भी नहीं उसको अटेंड करने वाला। ही वेंट इनटू द हॉल। वो हॉल में गया टू कट इट्स वायर, उसके तार को काटने के लिए। वो बगलर का सर्किट वो डिस्कनेक्ट करना चाहता था। ही केम बैक एंड स्नीज्ड। आने के बाद फिर वो छींका लाउडली। अब की बार उसकी छींक थोड़ी तेज थी। एट द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। वो फ्लावर्स के स्मेल की वजह से ऐसा हो रहा था। अक्सर जो फ्लावर्स का जो पॉलेंस होते हैं उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। और ये यहाँ पे जुलाई का महीना दिया गया है, तो हो सकता है वहाँ पर पोलिनेशन इस समय होता हो। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूबल थिंग्स। लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं। कौन से लोग बेवकूफ़ ज़्यादा होते हैं? जिनके पास कीमती चीज़ें होती हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस सोच रहा था। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड हिज दिस हाउस। एक मैगजीन में, आर्टिकल में इस घर के बारे में छपा हुआ था। इस घर को बल्कि डिस्क्राइब किया गया था उसके अंदर। ओह! तो मतलब ये लोग बड़े लोग थे। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स। और उसके बाद उस घर में कितने कमरे हैं सारी जानकारी दी गई थी। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम। और इस कमरे की भी पिक्चर उसके अंदर थी। मतलब कोई सेलिब्रिटी है तो मैगजीन्स में उनके घर की लोकेशन छप जाती है। और हो सकता है कि उन्होंने पूरा घर ही दिखा दिया हो मैगजीन में जब आर्टिकल छापने वाले आए हों। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ। राइटर ने यहाँ तक लिख दिया था कि जो पेंटिंग है हिड अ सेफ, उसके पीछे एक तिजोरी भी है। इन्होंने खुशी खुशी उस आर्टिकल को राइटर को पूरा का पूरा डिटेल बता दिया गया होगा। अच्छा, जब वो गया होगा वहाँ तो उसने देखा होगा कि वहाँ पे सेफ भी है, उसने आर्टिकल में लिख डाला। और इसीलिए कहा गया है कि ये लोग बेवकूफ़ थे। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन उसने देखा कि जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं। हिंडरिंग का मतलब होता है कि आपको आपका काम करने से कुछ रोका जाए, रुकावट पैदा की जाए। हिम इन हिज वर्क ही बरीड हिज फेस। उसने अपना जो चेहरा ढक लिया अपने हैंकरचीफ से। तो वही दोनों हाथों से ना रुमाल उमाल रख के अपने चेहरे पे कि छींक बार बार ना आए। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। इतने में दरवाजे पर से एक आवाज़ आई। भाई कौन है भाई? डोरवे से आई, मतलब जो दरवाज़ा था जहाँ से वो घुस के आया था वहीं दरवाजे पे कोई था। वॉट इज़ इट? ये क्या हो रहा है? अ कोल्ड और हे फीवर। अरे तुम्हें ठंडक लग गई है या तुम्हें हे फीवर है? मतलब उसको छींक आ रही है ना। ये कौन है? बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले को सोच पाता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और फिर उसको छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन। इतने में फिर आवाज़ आई। मतलब हॉरेस जल्दबाजी में कह गया, उसे ध्यान नहीं आया कि कोई है प्रेजेंट आसपास जो पूछ रहा है। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट। आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट से इसे ठीक कर सकते हो। यू नो, तुमको पता है, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा पौधे की वजह से आपको ये डिजीज़ होती है, आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर। देखिए, यू हैड बेटर का मतलब ये हो जाता है कि बेहतर होगा कि तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अगर तुम अपने अपने काम को लेके बहुत सीरियस हो तो। कहने का मतलब ये है कि एक तो तुम चोर हो, मतलब यू आर अ थीफ, और वो भी बड़े थीफ जो सेफ खोल देता है। और यही तुम्हारा वर्क है, चोरी तुम्हारा काम है। और इस काम में तुम्हारी स्नीजिंग और ये हे फीवर एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो डॉक्टर से इलाज करा लो अगर तुम अपने वर्क को लेकर सीरियस हो, अपने पेशे को ढंग से करना चाहते हो। एक जोक हो गया, थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो गया। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने ऊपर, अच्छा ये घर में दूसरी मंजिल पे था, मैंने ऊपर से तुम्हारी आवाज़ सुनी अभी अभी, जस्ट नाउ। अच्छा, जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा उनको अटेम्प्ट किया जाए। वॉट डज हॉरेस डेनवी लाइक टू कलेक्ट? सीधी सी बुक है। ही लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? बहुत आसान सा आंसर है। ही स्टील्स एवरी ईयर टू फुलफिल हिज पैसन ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उनका खर्चा निकालने के लिए करता था। चलिए आगे चलते हैं। और इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। आवाज़ शांत थी और आवाज़ काइंड भी थी। मतलब कि वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा था जैसे कोई जान पहचान का हो, कोई दोस्त हो। बट वन विथ फॉर्मनेस। लेकिन उस वॉइस में फॉर्मनेस भी थी।
देखिए फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, ठोस, मजबूत, और जिसे आप कह सकते हो कि डिटर्मिन्ड वॉइस थी। यानी बहकी-बहकी सी बातें, आवाज़ नहीं थी वो। जैसे एक बहुत छोटा चाइल्ड होता है ना, वो बोलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है, बात करने की, उसमें फर्मनेस नहीं होती है। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, तो वो औरत थी, औरत की आवाज़ थी। एंड शेरी वाज रविंग अगेंस्ट जो शेरी जो कुत्ता था, वो उससे सट कर उसके साथ अपनी बॉडी को रफ कर रहा था। इसका मतलब ये है कि शेरी उसको, औरत को अच्छी तरह जानता था। अब ये कौन है पता चलेगा। शी वाज यंग, जवान थी, क्वाइट प्रिटी, खूबसूरत भी थी, एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस। तो देखिए जो अब भी पुराने घर होते हैं ना, वहाँ पर फायर प्लेस होती है। ठंडी के मौसम में उसमें लकड़ी वगैरह जलाकर लोग तापने की कोशिश करते हैं जिससे ठंडी दूर हो। तो फायर प्लेस के ऊपर रखने की जगह भी होती है, इसे मेंटल कहा जाता है। तो वो फायर प्लेस तक आई एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे, उनको उसने यहाँ वहाँ सीधा किया। ऑर्नामेंट्स का मतलब समझिए कि वहाँ पे जो भी सजावट की चीज़ें रखी गई थी उनको ठीक किया। डाउन शेरी, बैठ जाओ शेरी, सी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। कोई भी मुझे देखकर कह सकता है कि मैं लगभग 1 महीने से बाहर थी। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, और हॉरेस को देखकर उसने मुस्कुरा दिया। मतलब कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर थी, और मुस्कुराते हुए बोला, एंड वेंट ऑन, और आगे कहती चली गई, हाउएवर, लेकिन फिर भी, तो भी, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं समय पर आ ही गई आखिर। ज़रा इस पे गौर करिएगा, समय पर आ ही गई आखिर। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक बगलर से मेरी मुलाकात हो जाएगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस को कुछ आशा थी, क्योंकि भाई कोई भी बगलर को देखता तो शायद वो पुलिस को बुला लेता, लेकिन यहाँ पर वो उससे बात कर रही थी। तो बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है कि जब आपका कोई मनोरंजन हो रहा हो, यू आर गेटिंग इंटरटेन्ड, देन दिस वर्ड इज़ यूज्ड। या आपको कोई चीज़ बहुत फ़नी लगे, आपको मज़ा आ रहा हो, देन अम्यूज़मेंट। तो उसने, उसको लगा कि कुछ आशा बची हुई है, यानी मुझे जैसे ये बात कर रही है तो लगता है अम्यूज़्ड है, और मुझसे मिलने के बाद शायद मुझे बख्श दे। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। और उसने सोचा कि जो मुश्किल आ सकती है, क्योंकि भाई देखिए घर में है, घर की मालकिन या घर के परिवार के सदस्यों में से कोई हो सकती है, तो अगर उसने उसके साथ ज़रा ढंग से बर्ताव किया, थोड़ा दिमाग लगाकर ट्रीट किया, तो शायद वो मुश्किल से बच सकता है। तो उसने उत्तर दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अच्छा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं फैमिली के किसी मेंबर से मिल लूँगा इस तरह से। शी नॉडेड, उसने अपना सिर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू। तुम्हें तो बहुत असुविधा हो रही होगी ना मुझे यहाँ देखकर। इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मुझे मिलकर, मुझको देखकर, मेरे आने से तो तुम्हें बड़ी इनकन्वीनियंस फ़ील होगी। इनकन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि आपकी कोई परेशानी जो आपको काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, वही इनकन्वीनियंस, असुविधा हम इसको कहते हैं। तो तुम्हें तो बड़ी असुविधा हुई होगी मेरे आने से। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब तुम क्या करने जा रहे हो? हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। मेरा पहला विचार तो है कि मैं यहाँ से भाग खड़ा हूँ, क्योंकि अब ये तो कह नहीं सकता कि मैं सेफ तोड़ने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। बेशक तुम ये कर सकते हो, भाग सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को बता दूंगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, तुम्हें वो तुरंत पकड़ लेंगे। मतलब तुम भागे तो मैंने पुलिस को बताया, तुम्हारा हुलिया बताया, तो पुलिस तुमको पकड़ लेगी। ये देखिए शेरी, इसके साथ यहीं पे जैसे ना थोड़ा सा रब कर रहा होगा अपने आप को, तो वही रबिंग आया था। और ये देखिए रुमाल लिया हुआ है अपने फेस पे ढकने के लिए, कि फ्लावर बेस है जो यहाँ पे बॉल शब्द यूज हुआ था, और इसी के पीछे, वो पेंटिंग के पीछे तिजोरी है, और ये है फायर प्लेस, और ये इसके टूल्स हैं। हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स। अब देखिए थोड़ा सा विटी हो रहा है, और उसको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। मैं बेशक टेलीफोन के तार काट दूंगा, तब जाऊंगा। फर्स्ट एंड देन यहाँ पे जो 3 लाइन डॉट्स है ना, इसका मतलब ये है कि उसने अपना पूरा वाक्य नहीं किया। उसे समझा जा सकता है, यहाँ वो ये कहना चाहता है कि देन आई वुड रन अवे। ही हेजिटेटेड, लेकिन ये शब्द कहने से पहले थोड़ा सा हेजिटेट किया उसने। आई स्माइल ऑन हिज फेस, और पूरे वाक्य बोलने की बजाय वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम।
मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि आप कुछ देरी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। हाँ, कुछ घंटे तक अगर मैं आपको इस तरह से कर दूं कि आप कुछ भी ना कर पाएँ तो पर्याप्त होगा। मतलब इतनी देर में मैं तिजोरी वगैरह खोल के चलता बनूंगा। अब यहाँ पे उसका क्या मकसद है, क्योंकि चोर था, हो सकता है उसे बेहोश कर सकता था। आखिर वो लेडी थी, उसे काबू कर सकता था। देखते हैं इसका क्या जवाब है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। अब उसने बड़ी गंभीरता से देखा। यूड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? हॉरेस पॉस्ट। हॉरेस कुछ बोलने जा रहा था, थोड़ा सा रुका और उसके बाद उसने कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। मैं बस आपको डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ऐसा कहा। मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने तो मुझे डराया ही नहीं, मैं डरी ही नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी। मतलब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने के बाद तुम कुछ बताना मत, इसलिए कहता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू। बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आप एकदम से भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। शार्प का मतलब वैसे तो तीखा होता है, शार्प नाइफ है, लेकिन यहाँ पे शार्प का मतलब है कि लाउड टोन में, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में, जो पहले से जो बोली जा रही आवाज़ की टोन थी उससे अलग नोटिशेबल डिफरेंस देखने को मिले, देन इट इज़ शार्प। तो अचानक तेज़ आवाज़ में, वाई शुड आई। अच्छा, वाई शुड आई का मतलब क्या, कि जैसे कहा था ना तुम भूल जाओगे तुमने मुझे कभी देखा है, मतलब सीधी सी बात है, तुम किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया था। तो कहा, मैं क्यों भूल जाऊँ? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो फिर तुम किसी दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, समाज को बचाने की जिम्मेदारी, नाम की भी तो चीज़ होती है, तुम जैसे व्यक्तियों से समाज को बचाना जरूरी है। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, मतलब तुम चोर हो और सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना जरूरी है। यानी ये औरत ही हिम्मत दिखा रही है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुरा दिया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज को, जिसके लिए समाज को मैं धमकी देता हूँ या समाज के लिए मैं खतरा हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं से लूटता हूँ, उन्हीं के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास काफ़ी पैसा है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मेरी चोरी की एक अच्छी खासी वजह है। अच्छा, क्या वजह है आप समझ गए ना? बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स एंड आई हेट द थॉट ऑफ अ प्रिजन, और मुझे जेल से, शब्द से घृणा है। यानी मैं जेल नहीं जाना चाहता, अर्थात मैं जेल जाने से बचने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसको थोड़ा सा धमकी दे रहा है। सी लाफ्ड, वो हंस रही थी, मतलब उसको डर नहीं लगा। एंड ही बेग्ड, देखिए बेग का मतलब होता है कि कहीं आप डिफेंसिव मूड में हो, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ही वॉज डिफेंसिव, थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, उसे लगा कि शायद उसने उसको मना लिया है। मतलब जो वो चाहता है कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, आप किसी को मत बताइएगा, उसके हंसने से उसे लगा कि शायद उसने मना लिया। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, तो वो अब यहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है, यहाँ पे बेगिंग कर रहा है। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मैं आपसे कुछ मांगूँ ऐसे हालात मेरे नहीं हैं, मतलब मैं आपसे कोई मदद मांगूँ ऐसे मेरे हालात नहीं हैं, क्योंकि मैं तो आप ही के घर चोरी करने आया हूँ। बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्परेट हूँ। डिस्परेट का मतलब होपलेस हूँ, निराश हूँ, यानी कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम भी नहीं हुआ, पकड़ा भी जा रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग डेस्परेट। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं कभी भी ये काम दोबारा नहीं करूँगा, मतलब नेवर दिस डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। देखिए, आई रियली मीन इट का मतलब ये हो गया कि वास्तव में जो कह रहा हूँ वो दिल से कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ, मतलब से कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ मैं उसे पूरा करूँगा। सी वॉज साइलेंट, वो कुछ देर चुप रही। वॉचिंग हिम क्लोजली, कुछ देर तक उसे ठीक से देखती रही, शायद उसको स्टडी कर रही हो कि ये आदमी जो कह रहा है वो सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। देन सी सेड, फिर कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम्हें जेल जाने से डर है ना? आर एंड यू, है ना? ये क्वेश्चन टैग है। आर एंड यू यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन टैग, आपने ग्रामर में पढ़ा हो तो हम उसमें प्रश्न को रिपीट करते हैं। यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम्हें जेल जाने से डर लगता है ना? इस टाइप से। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। अच्छा, उसके बाद वो थोड़ा सा और नज़दीक गई उसके पास, अपना सिर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ, मुझे गलत किस्म के लोग अच्छे लगते हैं। से पिकड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाया। एंड टुक अ सिगरेट, उसमें से एक सिगरेट उठाया। फ्रॉम इट हॉरेस ईगर टू प्लीज हर,
अच्छा, हॉरेस जो है तत्पर था कि उसे किस तरह से प्रसन्न किया जाए, खुश किया जाए। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, उसे लगा कि वो उसकी मदद कर सकती है अगर वो उसकी मदद करे। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने तुरंत अपने ग्लव्स को उतारा। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और तुरंत सिगरेट का लाइटर उसके सामने कर दिया जिससे कि सिगरेट को लाइट कर सके। ही विल लेट मी गो, तो मुझे जाने दोगी ना। ही हेल्ड अ लाइटर टुवर्ड्स हर, और लाइटर उसकी तरफ करते हुए। हालांकि इसे थोड़ा सा इसको स्टेज भी किया जा सकता है, इसे नाटक के रूप में पेश किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा रहेगा। येस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। दरअसल ट्विस्ट यहाँ से आया जब वो कहती है आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। अब ऐसा क्यों कहा वो तो पता नहीं। येस बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी, लेकिन तभी जब तुम मेरा काम कुछ करोगे, मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, कुछ भी कहो, मतलब कोई भी काम कहिए। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि हम जो अपने जो जेवरात हैं उन्हें बैंक लेके जाएंगे। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन वो तिजोरी में ही रह गए। आई वॉन्ट टू वियर देम, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। टू ए पार्टी टू नाइट, आज की रात पार्टी में मुझे जाना है पहन के। सो आई केम डाउन टू गेट देम, तो मैं उन्हें ही लेने यहाँ पे आई थी। बट अब यहाँ पे देखिए पूरा वाक्य उसने नहीं किया। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुरा दिया। यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन, आपको नंबर नहीं याद है ना, कैसे खुलेगा। दरअसल जो तिजोरियाँ होती हैं उनमें नंबर वाले भी ताले होते हैं, नंबर सही मैच करो तभी खुलेगा। द सेफ, तो नंबर्स याद नहीं है सेफ करने, उस सेफ को ओपन करने के लिए। हैवेंट यू, देखिए फिर एक क्वेश्चन टैग आ गया, है ना। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी ने कहा हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बस 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मैं तुरंत इस सेफ को खोल दूंगा। हैव देम का मतलब वो नंबर मैं ढूंढ निकालूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे वो सेफ तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पे देम का मतलब ये हो गया कि वो जो उसके अंदर जो ज्वेल्स रखे हुए हैं वो निकाल के मैं ज्वेल्स को दे दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, तुम उसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने तक नहीं आने वाले। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, तब तक मैं सेफ की मरम्मत करा लूँगी, मेंड करा लूँगी उसको। मतलब उसके हस्बैंड अभी लंदन में ही हैं और ये चली आई है। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर अंदर सेफ को ओपन कर दिया गया और जो ज्वेल्स थे उनको निकाल कर दे दिया गया। और उसके बाद वो भी खुशी खुशी वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक तो उसने अपना वादा निभाया। कौन सा वादा, कि मैं अब कभी इस तरह का काम नहीं करूँगा ना, वो वाला। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, लेकिन तीसरे ही दिन, 2 दिन के बाद तीसरा दिन, क्योंकि देखिए चोरी में सफल तो हुआ नहीं था वो। हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, अब उसे वो बुक्स का ख्याल आने लगा जिन्हें वो चाहता था। ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, मतलब उन बुक्स को खरीदने के लिए अब उसे एक और तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसे चांस ही नहीं मिला। क्यों। टू बिगिन हिज प्लान, अपने प्लान पर काम करके वो दूसरा कोई सेफ तोड़ने की कोशिश करता, उसका चांस नहीं मिला। बाय नून, दोपहर के बाद नून टाइम में, अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, ओ एक पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रैंज, ये कैसे हो सकता है। यानी शॉर्टओवर ग्रैंज जहाँ पर वो सेफ को खोल कर उस औरत की मदद करता है और वहाँ की ज्वेलरी के ही रॉबरी में उसे पकड़ लिया जाता है। यही है ट्विस्ट। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। उसने जो सेफ खोली थी, सेफ वो बिना ग्लव्स के खोल डाली थी। ओह, अब पूरा माजरा याद आ रहा है, क्योंकि वो जब उसे लाइटर देता है तो अपने ग्लव्स तुरंत निकालता है वो। यानी उस औरत की ये सब सारी चाल थी। और चूंकि ज्वेल लूटे जा चुके हैं, इसका मतलब वो खुद भी चोर थी और वो खुद वो सारी ज्वेलरी को लेके वहाँ से दफ़ा हो गई थी। और चूंकि निशान इसके पड़े थे तो बेचारा पकड़ा ये गया। और ऑल ओवर द रूम, और यही नहीं, रूम में हर जगह उसके निशान थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम, और किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और क्यों करता। व्हेन ही सेड, जब वो कह रहा था, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर, मतलब उस घर का जो मालिक था उसकी वाइफ ने, ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, उसी ने कहा था कि सेफ को ओपन कर दे उसके लिए। अब चूंकि वो लेडी जो थी वो ऊपर से आई थी और कोई शक नहीं बनता था कि वो ओनर नहीं थी, तो जब उसने बताया कि जो उसकी ओनर है
ओनर की जो वाइफ है उसी ने कहा था तिजोरी खोलने के लिए, तो उसने खोला था, किसी ने विश्वास नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, उसकी पत्नी खुद ने विश्वास नहीं किया। अ ग्रे हेयर्ड, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, शार्प टंग्ड वुमन, 60 साल की। इसका मतलब ये है कि वो निश्चित रूप से चोर थी, क्योंकि जो वाइफ थी ओनर की, उसकी उम्र 60 साल थी, जबकि वहाँ पे उसे यंग बताया गया था। शार्प टंग्ड, देखिए कुछ लोग शार्प टंग्ड होते हैं, मतलब वो जब भी बोलते हैं तो बड़ा तीखा बोलते हैं, सामने वाले को ऑफेंड कर सकते हैं, सामने वाला नाराज़ हो सकता है, मतलब प्यार की भाषा उन्हें नहीं आती, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। ऐसे लोग जल्दी स्माइल भी नहीं करते, हंसते नहीं जल्दी। तो बहुत ही शार्प बोलने वाली, तीखा बोलने वाली, कड़ा बोलने वाली जुबान थी। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, तो उसने कहा, क्या कहानी बनाई है तुमने, पूरी की पूरी स्टोरी नॉनसेंस है। मतलब वो बिल्कुल भी विश्वास करने को राज़ी नहीं थी। और शार्प टंग इसलिए है कि उसका छोटा सा डायलॉग दिया गया है कि द स्टोरी वॉज नॉनसेंस लाइक दिस। आखिर वो उसका क्यों नहीं होगी वो शार्प टंग यहाँ पे, बार बार उसकी पत्नी कह रहा है और पत्नी खुद है, और वो थी नहीं घर पर। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब वो प्रिजन में है, जेल में है, और वो प्रिजन लाइब्रेरी में और असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, मतलब लाइब्रेरी है वहाँ पे, उसका असिस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब उसे किताबें वहाँ अवेलेबल हो जाती होंगी। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, अक्सर उसे उस चार्मिंग मतलब जो अट्रैक्टिव हो थोड़ा, और क्लेवर को मतलब चतुर चालाक, उस यंग लेडी का ख्याल कभी कभी उसे आता है। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जिसका प्रोफेशन सेम था। यहाँ सेम प्रोफेशन का मतलब है लूट मार करना, चोरी करना। एज ही वॉज, जैसा कि उसका था, मतलब शी वॉज आल्सो ए थीफ एंड ही वॉज आल्सो ए थीफ एंड हु ट्रिक्ड हिम, लेकिन उस लेडी ने इसको ट्रिक कर दिया, यानी अपनी चाल में फंसा लिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, जब उसे ख्याल आता है तो बहुत गुस्सा आती है उसको। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, यानी जब कोई इस कहावत का यूज़ करता है, ऑनर अमंग थीव्स, कि मतलब चोर चोर मौसेरी भाई होते हैं, एक चोर दूसरे चोर का ख्याल रखता है, रिस्पेक्ट करता है, चोर चोर को कभी दगा नहीं देता है। जब इस तरह की कहावत कभी उसे पढ़ने सुनने को मिलती है तो बहुत गुस्सा आती है। अच्छा, क्यों नहीं आई गुस्सा, क्योंकि एक चोर ने दूसरे चोर को ठगा था। विक्टर कैनिंग इसके राइटर है, मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको शुरू में ही। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि वो जो डॉग था, उस डॉग को ये बहुत मास्टर बन रहा था कि उसके नाम से बुलाओ तो काबू में आ जाएगा, तो उस लेडी ने भी उस डॉग को काबू में किया होगा। और शुरू में थोड़ा थोड़ा बातचीत करके उसने इसका नेचर पता लगाया, और फिर उसके ग्लव्स उतरवाने की चाल चली, और फिर उसे जाने दिया, और बाद में पुलिस को रिपोर्ट कर दी। नहीं, उसने रिपोर्ट नहीं की होगी, जो घर में जब वो जो चोरी हुई है इसकी रिपोर्ट जब ओनर्स आए होंगे तो उन्होंने की होगी, और फिर वहाँ पे चारों तरफ उसके निशान पाए गए। तो हम एक प्रकार से अगर एनालिसिस कहें तो ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ एक ही मीनिंग दिया गया है फीवर का, कि वो जो लेडी थी, सी हैज़ ए वेरी क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड, सी वॉज वेरी क्विक एंड इन टेकिंग डिसीजंस, एंड सी वॉज ए वेरी गुड एक्टर आल्सो, क्योंकि उसकी एक्टिंग से पता ही नहीं चला कि वो चोर है। और कहीं ना कहीं वो निडर भी थी, मतलब डर भी नहीं रही थी। देखिए मैं थोड़ा सा लकीर का फ़कीर नहीं हूँ ना, इसलिए हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ इंग्लिश के ट्यूटोरियल में। और एक चोर होने के बावजूद भी सी डिड नॉट हैव एनी सिंपैथी फॉर द अनदर थीफ, दैट इज़ हॉरेस, को बेचारा पकड़ा जाएगा। अरे कम से कम चोरी इस तरह से होती कि उसके जो उंगलियों के निशान तो ना पड़ने पाते, वो उसे बचा सकती थी, लेकिन अगर वो उसे बचाती तो वो पकड़ी जा सकती थी। तो उसने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई ना कोई चोर तो पकड़ा ही जाएगा इस चोरी में, तो कम से कम इसे पकड़वा लिया जाएगा, तो किसी मैं फिर बरी हो जाऊंगी, मुझ पर किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि जब एक ऑलरेडी चोर किसी चोरी में पकड़ा जा चुका है तो दूसरा तो फ्री रहेगा, नहीं तो पुलिस ढूंढेगी तो ये भी पकड़ी जा सकती है। यानी इसका पूरा प्लान इस तरह से था कि चोरी में कौन सा चोर पकड़ा जाएगा ऑलरेडी तय था। सी यूज्ड हॉरेस फॉर स्टीलिंग थिंग्स फॉर हर, एक चोर दूसरे चोर से अपने लिए चोरी करवाता है। इंटरेस्टिंग प्लॉट यहाँ पर विक्टर कैनिंग ने लिखा है, ये भी एक प्रकार से थ्रिलर ही आप समझिए। और सच पूछा जाए तो मेरी तो भाई सिंपैथी यहाँ पे हॉरेस के साथ है। बेचारा 15 साल से जेल नहीं गया था, अब की बार चला गया, लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरियन असिस्टेंट था तो कम से कम बुक्स पढ़ रहा था, लेकिन वो जो शौकीन था जिन बुक्स का, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का, वो नहीं खरीद सकता था। आप डायलॉग मार सकते हो कि एक चोर अब किसी दूसरे चोर का विश्वास नहीं करेगा इस कहानी को पढ़ने के बाद। ओके, थैंक you for watching the video tutorial. See you soon in another video tutorial. Till then, keep watching, keep learning.